हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर सहित समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को बताते चलूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को जितने भी बच्चों में क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको तैयार जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, यानी आपको यहाँ तक न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा बतानी है। आगे देखिए आपसे पूछा क्या गया है, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, यानी न्यूक्लिक अम्ल के आपको दो महत्वपूर्ण कार्य आपको बताने हैं। अब ये जो क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में 2015, 16, 18, 19 तथा 23 तक बच्चों ये एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए अब लिख करके क्या आना है आप लोगों को, लिख के देखिए लिख आना है आंसर। देखिए समझिए, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तो बच्चों यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। इन्हें कहा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो यहाँ तक बच्चों इस प्रश्न का ये यहाँ तक जवाब हुआ, यानी इसकी परिभाषा हो गई न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में प्रोटीन, ठीक है, अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर हुई आप लोगों को, तो ये परिभाषा हुई। देखिए आगे क्या है, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। न्यूक्लिक अम्ल बच्चों दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक बच्चों आपका क्या होता है, DNA, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है, और दूसरा जो प्रकार बच्चों वो होता है RNA होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो याद रखें ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चों, ये न्यूक्लिक जो अम्ल होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक DNA, नंबर दो RNA। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके दो महत्वपूर्ण कार्य इसमें पूछे हैं, देखिए वो हम आपको बताते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लिक अम्ल के दो महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, पहला कार्य क्या, देखिए कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना। संश्लेषण का मतलब बच्चों कोशिका में प्रोटीन का बनाना, संश्लेषण का मतलब होता है बच्चों प्रोटीन का बनाना। ठीक है, तो पहला जो काम है बच्चों न्यूक्लिक अम्ल का क्या है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक, दूसरा काम क्या, देखिए दूसरा काम बच्चों किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान करना। क्या देखिए दूसरा कार्य, किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान करना, ये इसका बच्चों दूसरा कार्य हो गया। ठीक है, तो बच्चों इतना आप लिख कर बोर्ड एग्जाम में आते हैं इसके जवाब में। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको लोगों को कम से कम ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इतना लिखने पर बच्चों आप लोग को 3 नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, तो ये आपको लिख करके आना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम कई तरीके से पूछा जाता है। ये ऐसे पूछा जाता है कि फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, फिनॉल के अम्लीय गुणों को प्रदर्शित कीजिए, ऐसे पूछा जाता है, या फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को बताइए, ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखें। तो एक काफ़ी टाइप कई तरह का सब बच्चे कई तरीके से, यानी कई प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखिए कब कब बच्चों बोर्ड एग्जाम पूछा गया, 2017, 19, 20, 22 और बच्चों 2023 तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, लिख करके क्या आना है जवाब में वो समझिए। देखिए हेड लगाएंगे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, यानी एसिटिक नेचर ऑफ फिनॉल। क्या लिखना है, देखिए जब फिनॉल को जल में घोला जाता है तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है, तो याद रखना अम्लों की एक ही पहचान होती है, जब उनको पानी के अंदर घोलोगे, जल के अंदर घोलोगे तो क्या देते हैं बच्चे, वो H+ आयन देते हैं, और जो H+ आयन देते हैं ठीक है उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो फिनॉल भी बच्चे ये गुण शो करता है कि जब इसको जल के अंदर घोलते हैं ठीक है तो ये H+ आयन भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से बच्चों ये फिनॉल का होता है बच्चों एसिटिक नेचर, यानी अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। चलिए समझाते हैं आगे आप लोगों को। देखिए जब फिनॉल को जल में घोला जाता है तो ये जलीय विलयन में H+ आयन ठीक है तथा फिनॉक्साइड आयन देता है। फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायी है, जो कि फिनॉल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये तो इसकी बच्चों थ्योरी हो गई। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी समीकरण वो समझ लेते हैं। देखिए ये समझिए, देखिए देखो ये है बच्चों फिनॉल, यानी बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप होता है बच्चों तो फिनॉल का फार्मूला होता है। जब इसको पानी के अंदर घोलेंगे, जल के अंदर जब घोलेंगे बच्चों ठीक है तो ये जो H है ना, H ये H+ बनकर बच्चों ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या बच्चों माइनस चार्ज रह जाएगा। क्लियर आप लोग मेरा, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है बेंजीन के साथ तो इसको बोलते हैं बच्चों फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो फिनॉल क्या है, देखिए जल में घुलने का हमें H+ दे रहा है। ठीक है, और जो बच्चों पदार्थ जल में घुलने के बाद आपको H+ देता है बच्चों वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो फिनॉल भी बच्चों H+ आयन देता है जल में घुल करके, तो फिनॉल भी क्या होता है बच्चों एक अम्ल की तरह बिहेव करता है, यानी फिनॉल भी एक अम्लीय गुण है। फिनॉल भी एक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात।
तो ये रिएक्शन आपको बच्चों जरूर लिख कर आनी है। इसी से ये प्रूफ होता है कि फिनोल क्या होता है बच्चों, अम्लीय होता है। क्लियर है। तो ये बच्चों थोड़ी सी थ्योरी थी और ये समीकरण बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो ये बच्चों आपका यहाँ तक का जवाब हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है अगला, ठीक है। तो चलिए देखिए समझाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। कैसे इसके देखिए हरा काशीस, नीला थोता, सफ़ेद काशीस और मोहर लवण। ठीक है। कई बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इनके फार्मूले क्या होते हैं। देखिए मैंने बड़ा अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। तो देखिए पहला देखिए हरा काशीस। हरा काशीस का फार्मूला होता है बच्चों FeSO4 × 7H2O। क्या होता है देखिए FeSO4 × 7H2O। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। सफ़ेद काशीस, सफ़ेद काशीस का फार्मूला होता है बच्चों ZnSO4, ठीक है, 7H2O। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। यानी हरा काशीस और सफ़ेद काशीस में जल के 7 अणु रहते हैं, यानी 7H2 है ना, ये भी 7H2 है, जल के 7 अणु इनमें। ठीक है। आगे बात करते हैं नीला थोता। ठीक है। नीला थोता क्या होता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, 4 में इंटू में क्या आता है 5H2, जल के 5 अणु रहते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ये बच्चे नीले थोता का फार्मूला हो गया। आगे क्या देखिए मोहर लवण। क्या देखिए मोहर लवण क्या होता है। देखिए मोहर लवण का फार्मूला होता है Fe और SO4 का होल ट्वाइज इंटू NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 फिर इंटू में 6H2। ठीक है। तो ये बच्चों मोहर लवण का फार्मूला हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो यही चारों देखिए नाम आपसे पूछे गए थे। हरा काशीस, ठीक है, दूसरा बच्चों आपका सफ़ेद काशीस, तीसरा नीला थोता और चौथा मोहर लवण। ठीक है। तो चारों के नाम बच्चों मैंने स्क्रीन पर आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये चारों के फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आप लोग को बता चलूँ कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखिए परासरण दाब किसे कहते हैं, यानी आपको परासरण दाब की परिभाषा यहाँ तक बतानी है। आगे आपको बताना है परासरण दाब के लिए सूत्र लिखिए, यानी आपको परासरण दाब का सूत्र भी लिख के आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए देखिए समझाते हैं आप लोगों को। हेड लाएंगे परासरण दाब। ठीक है। क्या लिखना है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कहा देखिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर, किस पर, विलयन पर, ठीक है, लगाए गए दाब को क्या बोलते हैं बच्चों, परासरण दाब बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। याद रखें परासरण दाब को कैसे लिखते हैं बच्चों, पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अच्छा अब देखिए आपसे पूछा कि परासरण दाब के लिए सूत्र लिखिए। देखिए परासरण दाब का सूत्र आपके स्क्रीन पर है। ठीक है। क्या देखिए परासरण दाब का फार्मूला होता है बच्चों पाई = W, ठीक है, × R × T अपॉन में M। अब देखिए ये जो W है ये है बच्चों विलय का भार। किसका भार बच्चों, ये विलय का भार है। यानी जो W है बच्चों ये है बच्चों आपका विलय का भार। ठीक है। विलय का भार यानी जब आपने विलयन बनाया होगा तो किसी न किसी आपने विलय पदार्थ को जरूर मिलाया होगा उसके अंदर। तो ये W विलय का भार है। R बच्चों R है विलयन नियतांक। R क्या बच्चों, यह है विलयन नियतांक। विलयन नियतांक इसको बोलते हैं हम। ठीक है। R को आगे समझिए। आगे क्या देखिए, आगे देखिए कि T क्या बच्चों, T है ताप। T है ताप। तो T है बच्चों आपका यहाँ पर लिख देंगे ताप। ठीक। क्लियर है आप लोगों को मेरा। और अगला क्या देखिए, अगला है देखिए आपका M। M है बच्चों इसका विलय का अणुभार। M है विलय का अणुभार। मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को भी। M है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ठीक है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे बच्चों जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास के सभी सब्जेक्टों की तैयारी हमारे माध्यम से करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे और आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।